मॉर्निंग बच्चों, हम लोग का कक्षाएँ चल रही हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी पढ़िएगा तो अकाउंटेंट बनिएगा, सीधी सी बात है। ठीक, अकाउंटेंट बनिएगा, सीए बनिएगा, सीए आप लोग हर फील्ड में जा सकते हैं। ठीक, हम लोग थंबनेल में हम लोग देखे होंगे कि लेखांकन की महत्वपूर्ण शब्दावली अकाउंट पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए। कई अलग अलग से नाम आते हैं, वर्ड आते हैं, शब्द आते हैं जो आपके लिए एकदम नए होते हैं। तो क्यों नहीं हम सर्वप्रथम उस सारे नाम और जो वर्ड है वो जान जाए कि वो क्या होते हैं। ठीक, इससे हमको सब्जेक्ट पढ़ने में और आसानी होगी और बाद में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम हम लिए लेखांकन की महत्वपूर्ण शब्दावली। क्योंकि लेखांकन एक परिचय फर्स्ट लेसन ही चल रहा है। जो लेसन हम लोग स्टार्ट किए थे, फर्स्ट लेसन क्या स्टार्ट किए थे जो हमारा लेसन था लेखांकन एक परिचय, इसी के तहत हम लोग परिचय ही ले रहे हैं। अभी केवल परिचय ही ले रहे हैं कि लेखांकन क्या होता है। शुरू में हम लोग देखे कि लेखांकन का इतिहास क्या है, लेखांकन का उदय क्या हुआ, लेखांकन किसे कहते हैं और लेखा शास्त्र किसे कहते हैं और बुक कीपिंग किसे कहते हैं। ये चीज़ हम लोग देख ठीक, ये चीज़ जानने के बाद एक थोड़ा सा हमारे माइंड में बेसिक ज्ञान हो जाएगा, हो गया ही होगा कि लेखांकन आखिर होता है। सिंपल सी भाषा है, लेखांकन जो होता है बड़े व्यवसाय या बड़े उद्योग या बड़े किसी संस्थाओं का लेन देन का सारांश और शुद्ध रूप से लिखा हुआ एक ग्रंथ होता है, जिससे हम ये जानकारी कई वर्षों बाद या कई समय बाद भी पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना लेन देन हुआ, कितना दिया गया, कितना लिया गया और कितना हमारे पास संपत्तियाँ बची हैं। ठीक, और हमारे मतलब हमारे जो व्यवसाय है आगे उसका भविष्य क्या होगा, ये भी एक लेखांकन पर ही निर्भर करता है कि उसका आगे अगर व्यवसाय चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सब चीज़ उसी पर। तो हमने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं लेखांकन की महत्वपूर्ण शब्दावली। जो उसकी मेन शब्दावली होती है ये हम लोग इस चैप्टर नहीं इस टॉपिक में हम लोग देख लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। कंटिन्यू कक्षा चलेंगी, आप लगातार बने रहें। ठीक, और बिना इधर उधर के बात किए हुए हम लोग बस केवल और केवल पढ़ाई करेंगे। क्योंकि अभी 11th की कक्षा चल रही है, हमें 12th की कक्षा में चलेंगे। बच्चे अगर कहेंगे तो हम 12th की कक्षा भी पढ़ना कर देंगे। ठीक, लेखांकन की महत्वपूर्ण शब्दावली, इसमें हम देखते हैं फर्स्ट पूंजी। पूंजी अगर आप लोग कॉपी कलम लिया तो नोट डाउन लिखते चलिएगा, अगर नहीं तो आप वीडियो पूरा देखकर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं अगर आप लोग करिएगा तो हम इसका पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, पूंजी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल। एक पूंजी हुआ। दूसरा काम हम लोग देखते हैं माल का मतलब जो होता है गुड्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं गुड्स। माल साधारण भाषा में ऐसे कहा जाता है कि जो व्यापारी व्यापार कर रहा है, जैसे कोई बिजली मिस्त्री कोई बिजली का सामान बेच रहा है तो वो बिजली का सामान उसका माल हुआ। कोई किराना का व्यापारी अगर दाल चावल या सब्जी बेच रहा है, दाल चावल या जो चीज़ वो दाल चावल उसके लिए एक माल हुआ। कोई लकड़ी का व्यापारी लकड़ी बेच रहा है तो लकड़ी उसका जो लकड़ी बेच रहा है वो लकड़ी उसका माल हुआ। ये पेन का व्यापारी अगर पेन बेच रहा है तो पेन उसका माल हुआ, उसे गुड्स हुआ। इसे समझना। ठीक, तीसरा देखते हैं आहरण, जिसे इंग्लिश भाषा में कहते हैं ड्रॉइंग। कोई व्यापारी अपने व्यापार से निजी प्रयोग हेतु कोई पैसा या पूंजी निकाले उसे ड्रॉइंग करते हैं, आहरण करते हैं। निजी प्रयोग हेतु निकाले, अगर हम एक व्यापारी हैं, कोई बिजनेस खोले हुए हैं और उसमें से निजी प्रयोग हेतु निकालेंगे तो उसका जो एंट्री होगा वो आहरण के तहत होगा, ड्रॉइंग के तहत होगा। ये आगे हम लोग देखेंगे, पहले ये हम लोग जान लेंगे कितने जो टर्म है जो आपके लिए नए हैं वो चीज़ आप लोग जान जाए, इसीलिए ये ज़्यादा आसान। लेन देन ट्रांजैक्शन, लेन देन ट्रांजैक्शन। हाँ, 5 नंबर पे देखेंगे संपत्ति है, इसे ही एसेट्स कहते हैं। एसेट्स। उसके बाद देखेंगे 6 नंबर पर दायित्व। आगे भी बहुत प्रकार का टर्म है वो चीज़ देखेंगे, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जब तक आप अकाउंट पढ़ेंगे, चाहे आप
आई कम कर रहे हैं, बी कम कर रहे हैं, एम कम कर रहे हैं, तब तक ये सारे चीज़ आपको मिलेंगे। कैपिटल, गुड्स, ड्राइंग, ट्रांजेक्शन, एसेट्स, दायित्व, लिएबिलिटीज, लिएबिलिटी, क्रय, क्रय आप लोग जानते होंगे, क्रय परचेज। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म को याद रखना है। जैसे ज़्यादातर आप लोग को इंग्लिश टर्म में मिलेगा क्वेश्चन बनाने में, इसीलिए हिंदी को भी याद करना जरूरी है। विक्रय, विक्रय, सेल्स, नो मान लीजिए। क्रय वापसी, वापसी एक 10 नंबर होता है विक्रय वापसी। ये हो जाएगा आपका परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न। और खर्च, खर्च तो आप लोग जानते हैं, खर्च एक्सपेंसिव। अगर 12 नंबर पर होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट बट्टा, डिस्काउंट। ये उतना इम्पोर्टेंट है। क्रय विक्रय ये आप लोग को समझा दिया जाएगा एक लाइन में, लेकिन जब सबसे ज़्यादा इसमें समझने वाली बात है पूंजी, पूंजी, कैपिटल और एसेट्स, कैपिटल और एसेट, ये ज़्यादा समझने वाले इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब चीज़ हम लोग लिखते चलेंगे और समझेंगे। ये आप लोग लिखेंगे लेखांकन की महत्वपूर्ण शब्दावलियों में पूंजी, जैसे कैपिटल कहते हैं मान, गुड्स कहते हैं आहरण ड्राइंग, लेन देन ट्रांजेक्शन, संपत्ति एसेट्स, दायित्व लायबिलिटी, क्रय परचेज, विक्रय सेल, क्रय वापसी परचेज रिटर्न, विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न, खर्च एक्सपेंस बट्टा डिस्काउंट। इसमें पहले का जो है यहाँ पर हम लोग लाइन लिख देते हैं, इसमें जगह है इसीलिए हम लोग देखें, तो पेज पलट कर हम लोग देखते हैं, क्योंकि आप लोग अपना पेज देख लीजिएगा जिस तरह एडजस्ट हो, नोट्स एक बनाते चलिएगा, आपके लिए बेटर होगा। वीडियो बार बार देख सकते हैं, नहीं तो एग्जाम के समय भी देख सकते हैं। पहला पूंजी, 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 कैपिटल। पूंजी किसे कहते हैं? पूंजी आप लोगों ने सुना होगा कभी, पूंजी। इसको लिखेंगे हम, व्यापारी द्वारा व्यापार में विनियोजित धनराशि पूंजी कहलाती है। विनियोजित, एक व्यापारी द्वारा किसी व्यापार में विनियोजित धनराशि, विनियोजित धनराशि ही पूंजी कहलाती है, कैपिटल कहते हैं। एक व्यापारी एक व्यापार पर काम कर रहा है, तो उसमें जितने भी तरह का वो धनराशि उसमें विनियोजित करेगा वो उसके लिए कैपिटल कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। इसमें समस्त संपत्ति, इसे राम एक व्यापारी है और वो व्यापार करने आया और उस व्यापार के लिए वो 5 लाख रुपया लगाया और ज़मीन लिया और उसके लिए एक बिल्डिंग खड़ा किया, उसके लिए उसका फर्नीचर लगाया, उसके लिए मशीन लगाई। ये सारे चीज़ उसके पूंजी होंगे, ना कि वो जो पैसा केवल लगाया वही उसकी पूंजी नहीं होगी, वो सारे चीज़ होंगे, वो टोटल एसेट्स होंगे जो उसने उस व्यापार को प्रदान करने के लिए लगाया। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, व्यापारी, व्यापारी द्वारा, किसी व्यापारी द्वारा व्यापार में, व्यापार में विनियोजित, विनियोजित, विनियोजित मतलब इन्वेस्टिंग, विनियोजित धनराशि, धनराशि, पूंजी, कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल कहलाती है। नोट स्टार्ट लिख लेंगे कि इसमें संपत्ति भी शामिल होते हैं, इसमें केवल पैसा शामिल है, इसमें संपत्ति, संपत्ति किस होता है, संपत्ति आगे हम लोग देखेंगे, एसेट्स भी शामिल होते हैं। व्यापारी द्वारा व्यापार में विनियोजित धनराशि क्या कहती है, पूंजी कहलाती है। इसमें क्या होता है, एसेट्स भी शामिल होगा, इसमें एसेट्स भी शामिल होगा, इसमें माल भी शामिल होगा। मान के चलो राम की कुल पूंजी, एग्जाम्पल में देखते हैं हम, एग्जाम्पल में आप लोग में अगर कोई किसी का नाम राम है, राम एक व्यापार स्टार्ट कर रहा है, तो राम की कुल पूंजी, कुल पूंजी, राम की कुल पूंजी। अगर राम व्यापार करना स्टार्ट किया तो कुछ कैश लाएगा, कैश लाया, फिर टेबल लाया, स्टार्ट करने के लिए टेबल लाया, कार लाया, मान लो एसी लाया, एसी लाया, कंप्यूटर लाया, कंप्यूटर लाया, ये सब लगा के एक व्यापार स्टार्ट किया। तो कैश मान के चलो
100 रुपया मतलब 1000 रुपया का कैश लाया, टेबल टेबल मान लो 500 का लाया, कार मान लो 400 का लाया, मान के चलो। एसी मान लो 200 का लाया, कंप्यूटर मान लो 100 रुपया का लगा, ठीक है। 100 रुपये से आप लाख पे मान सकते हैं, मानना है इसलिए इसका टोटल राम राम का टोटल कैपिटल कितना होगा? कैपिटल इक्वल टू 1000 1500 1500 और ये 1500 4 1900 1900 2000 2200 ये टोटल इसका पूंजी होगा। इतना समझ में आएगा पूंजी किसे कहते हैं? व्यापारी द्वारा व्यापार में विनियोजित धनराशि कैपिटल कहलाती है, मतलब पूंजी कहलाती है। इसमें संपत्तियां भी शामिल है। जैसे राम की कुल पूंजी अगर निकालना है, कोई व्यापार स्टार्ट किया तो उसका कुल पूंजी कितना होगा? वो कैश और जितने भी सामान लाए, जितने भी मशीनरी लाए, जितने भी एसेट्स है, और कोई माल भी लाता है तो भी इसमें पूंजी होता है। अगर मान के चलो कार का दो व्यापार खोला और वो 10 वो कार लाए तो उसका 10 कार उसका माल है, माल भी उसका पूंजी होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, पहले का हम लोग देख लिए, दूसरा देखेंगे। दूसरा बहुत आसान है, गुड्स। गुड्स हम बताए थे किसी भी व्यापारी द्वारा जिस चीज़ का व्यापार करा जाता है वो उसका माल होता है, गुड्स होता है। इसको नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर सकते हैं हम लोग। व्यापारी द्वारा अपने निजी व्यापारी द्वारा जिस वस्तु अथवा सेवा का वस्तु अथवा सेवा का निरंतर क्रय विक्रय करता है उसे माल कहते हैं। और कोई व्यापारी निरंतर किसी वस्तु का या सेवा का, मान के चलो को देखो कोई अगर टीचर सेवा देता है निरंतर क्रय विक्रय का, वो भी उसकी तरह गुड्स हुआ। अगर कोई डॉक्टर का पेशा है और वो निरंतर सेवा देता है, डॉक्टर लोग को देखभाल करता है, तो वो भी एक तरह का उसका गुड्स हुआ, ठीक। तो व्यापारी द्वारा किसी कह रहा हूँ, व्यापारी द्वारा जिस वस्तु अथवा सेवा का निरंतर क्रय विक्रय करता है उसे माल कहते हैं, ठीक। माल एक मशीन के व्यापारी है, मशीन के व्यापारी के लिए मशीन माल है, जबकि अन्य व्यापारी के लिए क्या है? ये संपत्ति है। मशीन क्या है? एसेट्स है, संपत्ति है। अब देखेंगे आहरण, उसको हम देखेंगे आहरण। इसको दो भागों में करके देखते हैं, आसान रहेगा इसको। तो आहरण ड्रॉइंग, इसका डेफिनेशन लिख लेंगे एक लाइन में। व्यापारी द्वारा अपने निजी प्रयोजन निजी मतलब अपने निजी प्रयोग हेतु व्यापार से नकद व माल लेना आहरण या ड्राइंग कहलाता है। निजी प्रयोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अब मान लो कोई व्यापारी कोई व्यापारी है जो अपने निजी प्रयोग हेतु कहते हैं नगद निकाला। नगद क्यों निकालेगा? जैसे जीवन भी कोई चीज़ खरीदना हो, कोई चीज़ निजी प्रयोग होते हैं, कि व्यापार के लेके। जैसे निजी प्रयोग क्या हो सकता है? जैसे जीवन बीमा का प्रीमियम जमा करना है, आयकर भुगतान करना है, या व्यापार के लिए अपना घर जहाँ रह रहा है उसके लिए किराया भुगतान करना है, सब निजी प्रयोग हेतु। या खुद के खर्च के लिए जैसे टैक्स जमा कर रहा है,
निजी अपना जो टैक्स जमा कर रहा है, लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा कर रहा है, और निजी खर्च है, जैसे रेंट दे रहा है, और एक्सपेंसेस है जो सामान अपना खर्च कर रहा है। तो ये चीज़ अगर व्यापार से अगर निजी प्रयोग है तो व्यापारी निकालेगा, तो वो व्यापार का खर्च नहीं होगा, वो उसका निजी प्रयोग होगा, इसको ड्राइंग कहते हैं। व्यापारी द्वारा ट्रांजेक्शन, लेन देन, लेन देन, लेन देन, मतलब पैसा से रिलेटेड अगर लेन देन हो ट्रांजेक्शन कहते हैं। लेन देन उधार व नगद हो सकता है, लेन देन उधार व नगद हो सकता है। जैसे आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक इकाई या व्यापारी या कुछ भी लिख सकते हैं, इकाई, यूनिट, इकाइयों के बीच कोई घटना जिसका मौद्रिक क्या, मुद्रा से रिलेटेड, मौद्रिक मतलब पैसा से, मौद्रिक मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य होता है, लेन देन कहलाता है। लेन देन में लेन देन उधार व नगद दोनों हो सकते हैं। लेन देन उधार व नगद दोनों हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे कि रवि व्यापारी है, व्यापारी द्वारा ग्राहक को 5,000 रुपये का माल बेचा, 5,000 रुपये का माल बेचा, तो मतलब वो माल मतलब कोई सामान दिया और उसके बदले में उसको क्या मिला, पैसा मिला। उसी तरह व्यापारी द्वारा बिजली बिल का भुगतान किया, मतलब बिजली खर्च किए और उसके बदले में उन्हें पैसा दिया। अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है हम लोग को देखना है संपत्तियाँ, इसे परिसंपत्तियाँ भी कहते हैं। ये ज़्यादा ध्यान से आप लोग देखेंगे, संपत्तियाँ, एसेट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर इस टॉपिक में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो यही है संपत्तियाँ। जैसे परिसंपत्तियाँ भी कहते हैं, संपत्ति या संपत्ति। इसे दो भागों में हम लोग बांटते हैं बाबू, देखते हैं। इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक चालू संपत्तियाँ कहते हैं, एक अस्थायी संपत्ति। इसे दो प्रकार में बांटते हैं, चालू संपत्तियाँ या संपत्ति, एक होता है अस्थायी संपत्तियाँ। चालू संपत्ति से करेंट एसेट्स कहते हैं, ऐसे फिक्स एसेट, ठीक है। चालू संपत्तियों में और अस्थायी संपत्तियों में क्या अंतर है, ये अभी देख लेंगे। चालू संपत्तियों का उदाहरण देख लेंगे, एग्जाम्पल पर देख लेंगे। इसमें कैश आते हैं, बैंक बैलेंस आते हैं, डेटर आते हैं, देनदार, और स्टॉक आते हैं। और भी इसके एग्जाम्पल में देख लेंगे बाबू। मशीन आते हैं, मशीन, फर्नीचर, और लैंड आते हैं, सब लैंड, जमीन। इसके बारे में लिखेंगे जिसको एक वर्ष में नगद में बदला जा सकता है। इसके बारे में लिखेंगे जिसको एक वर्ष में नगद मतलब कैश में नगद में बदला जा सकता, जिसका लाभ और लेखांकन अवधि कितना हो, 12 मंथ। जिसका लाभ एक लेखांकन
अवधि कितनी, अवधि तक प्राप्त हो, अवधि तक प्राप्त हो, मतलब 12 मंथ में इसे मतलब कैश में बदला जाता है, मतलब एक लेखांकन अवधि कितना, एक साल, मतलब 12 मंथ में इसमें कभी भी कैश में बदला जा सकता है। जैसे जैसे एक वर्ष के अंदर नगद में बदला जाता है, जैसे कैश है तो नगदे है, बैंक बैलेंस से कभी भी निकाला जा सकता है, डेटर देनदारों से एक वर्ष के अंदर देना होता है, स्टॉक जो मेरा सामान है उसे एक वर्ष के अंदर किन सकते हैं। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में जिसका लाभ एक वर्ष से अधिक लेखांकन अवधि तक मिलता हो, जिसे एक वर्ष में नहीं बदला जा सकता है, जिसे जिसे किसी अस्थायी वर्ष के लिए खरीदा जाता है। ठीक, इसमें लिख सकते हैं जिसका जिसका लाभ एक वर्ष से लाभ एक वर्ष से अधिक अधिक एक वर्ष से अधिक लेखांकन अवधि तक मिलता है। तक मिलता है लेखांकन अवधि तक मिलता है। अब देखें कि अस्थायी संपत्ति जो होता है उसको भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। अस्थायी संपत्ति को भी दो भागों में बांटते हैं। अस्थायी संपत्ति को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक देखते हैं दृश्य अस्थायी संपत्ति, दृश्य अस्थायी संपत्ति पतिया, एक होता है अदृश्य अस्थायी संपत्ति। ठीक है, इसे कहते हैं टेंजेबल एसेट्स, इंग्लिश में से देखते हैं टेंजेबल टेंजेबल, ऐसे इनटेंजेबल एसेट कहते हैं फिक्स एसेट। ठीक है, अस्थायी संपत्ति कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में, दृश्य अस्थायी संपत्ति और दृश्य अस्थायी संपत्ति। दृश्य अस्थायी में जो दृश्य मतलब जो दिखता है अस्थायी संपत्ति, एक दृश्य अस्थायी में जो नहीं दिखता। दृश्य अस्थायी संपत्ति में देखेंगे जो अस्थायी संपत्ति दृश्य मतलब जो दिखता है, जैसे भवन अगर संपत्ति है तो वो दिखता है, बिल्डिंग मशीन हुआ ये दिखता है, मशीन हुआ, फर्नीचर हुआ, कार हुआ, लैंड, ये सब दिखता है। इनटेंजिबल एसेट के तहत आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ख्याति, ये नया वर्ड है आप लोग के लिए, ख्याति, गुडविल, आई डबल गुडविल, यहाँ लिखें गुडविल, गुडविल। आगे हम लोग देखेंगे पेटेंट। गुडविल जो होता है किसी प्रकार का गुडविल होता है, ख्याति मतलब जैसे हम लोग समझ पाएंगे, जैसे जैसे आप लोग सुने होंगे लाइफ बॉय साबुन, ठीक है, और कोई हम ही साबुन बनाना स्टार्ट करें, ठीक है, और लाइफ बॉय की तरह साबुन बनाए और उसको अब मार्केट में बेचने जाए तो वो नहीं बिकेगा, क्योंकि वो उसका नाम कोई नहीं जानता। अगर वही साबुन हम उसको लाइफ बॉय नाम देकर बेचें तो वो बिक जाएगा, क्योंकि लाइफ बॉय को सबको जानता है, क्योंकि लाइफ बॉय का गुडविल ये एक प्रकार की संपत्ति है। अगर हम लाइफ बॉय का नाम लेंगे तो गुडविल के तहत लाइफ बॉय कंपनी को हमको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हम उसका नाम बेच रहे हैं, ठीक, जो वो दिखता नहीं है, दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन हम उसका नाम केवल लेंगे, सामान सब चीज़ बनाएंगे उसी तरह। जैसे आगे हम लोग भी समझेंगे पेटेंट, दूसरा में है पेटेंट ये भी दिखता नहीं, जैसे कोई ये पेटेंट सबसे तो प्रयोग होता है दवाई पीने में, जैसे कोई अगर साइंटिस्ट है जो दवाई का खोज करता है, वो दवाई का खोज कर दिया, उसका जो फार्मूला ईजाद कर दिया, ठीक, फार्मूला ईजाद करता है, कोई वर्षों तक ले उतना मेहनत किया था, वो फार्मूला बनाया कि ये फार्मूला लगा के कोई ये दवाई बने, तो वो फार्मूला का प्रयोग करके हम भी दवाई बना सकते बना ही सकते हैं। और वो मतलब उस साइंटिस्ट द्वारा कई वर्षों का मेहनत करने के बाद वो फार्मूला आते हैं, तो उसका सारा मेहनत गया, हम उसको ऐसे लेकर, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो पेटेंट होता है। अगर हम उसका दवाई बनाएंगे उसका फार्मूला, तो हमें उसके लिए पेटेंट के तहत कुछ ना कुछ उसको पैसा देना पड़ेगा। कोई भी कंपनी उसका दवाई बनाए उसको पेटेंट के तौर पर देना पड़ेगा पैसा। अब देखें ट्रेडमार्क,
ये हम लोग गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क आगे हम लोग देखेंगे। हम लोग पहले ये समझे अस्थायी संपत्ति को दो भागों में बांटा जाता है, दृश्य संपत्ति और अदृश्य संपत्ति, टेंजेबल एसेट, इनटेंजेबल एसेट। टेंजेबल एसेट में भवन, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, कार इत्यादि जिसे हम देख सकते हैं। अदृश्य संपत्ति इंटेंजेबल एसेट जिसे ख्याति जो हम नहीं देख सकते, पेटेंट हम नहीं देख सकते, ट्रेडमार्क ये सब नहीं देख सकते, लेकिन वो है। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक, देना पड़ेगा, ठीक। हम लोग कहाँ तक देख लिए, हम संपत्ति देख लिए। उसके बाद देखेंगे हम लोग लिएबिलिटी, ठीक। उसके बाद परचेज देखेंगे, उसके बाद सेल देखेंगे, यही दो चीज़ और बचा है। जिसे देयताएं भी कहते हैं। दायित्व ऐसी जो व्यवसाय द्वारा अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को भविष्य में चुकाना है या चुकाए जाने, मतलब हम किसी व्यापारी से अगर कोई चीज़ खरीद लें, समझिएगा कोई चीज़ खरीद लिए, खरीद के सामान ले लें, लेकिन उसको पैसा नहीं दिए, पैसा नहीं दिए मतलब मेरे पास उतना पैसा नहीं है, हम बोले कि हम आपको बेच के जो पैसा होगा वो देंगे, लेकिन वो जो सामान हम लाए तो वो हमारे एक प्रकार क्या है, लिएबिलिटी है, देता है, हमें भविष्य में उसका पैसा देना है, उसे चुकाना है, इसे लिएबिलिटी कहा जाता है। जैसे हम कोई भी चीज़ भविष्य में उसे देना है, हमें लौटाना है, खुद ही लौटाना है सामान, तो वो हमारे लिए अगर उस वस्तु है वो पैसा है तो वो हमारे लिए क्या हुआ, लिएबिलिटीज हुआ, ठीक। लिएबिलिटी के बारे में लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं ऐसी राशि जो व्यवसाय द्वारा, ऐसी राशि, ऐसी राशि जो व्यवसाय द्वारा अन्य व्यक्तियों या संस्था को भविष्य में, कब देना, भविष्य में चुकाई जाने, चुकाई जाने है, क्या कहलाता है, देता है या लिएबिलिटी कहलाता है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार होते हैं, इसमें आप लोग लिख लेंगे या समझ लेंगे। अल्पकालीन लायबिलिटी या दीर्घकालीन लायबिलिटी। अल्पकालीन लायबिलिटी आता है जैसे एक वर्ष के अंदर उसे देना है, अल्पकालीन लायबिलिटी जैसे एक वर्ष के अंदर देना है। दीर्घकालीन जैसे, इसको दो भागों में बांटते हैं, इसको दो भागों में देखते हैं, इसको भी दो भागों में देखते हैं, एक अल्पकालीन एक दीर्घकालीन, यही होता है दीर्घकालीन, अल्पकालीन लायबिलिटी, दीर्घकालीन। अल्पकालीन लायबिलिटी मतलब 12 मंथ के अंदर देना है, ये 12 मंथ के बाद, 12 मंथ के बाद मतलब ये एक वर्ष के अंदर देना है, मंथ के अंदर देना है, ये 12 मंथ के बाद, एक साल के बाद। इसमें इसके अंतर्गत आ जाएंगे आपको बैंक अधिवर्ग, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएंगे, लेनदार आ जाएंगे, लोन आ जाएंगे। इसमें भी लोन आ जाएंगे जो बड़े टर्म के लिए लेते हैं, एक साल से ज़्यादा के लिए लेते हैं, वो चीज़ आ जाएंगे, ठीक। तो जैसे अल्पकालीन लायबिलिटी और दीर्घकालीन लायबिलिटी में यही आप लोग केवल समझ, अल्पकालीन लायबिलिटी जो 12 वर्ष के अंदर ही हमें चुकाना है, दीर्घकालीन जो 12 वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद देना है, ठीक। इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। और आप लोग को क्या समझना है, किराया, 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 परचेज, परचेज तो आप लोग जानते होंगे, परचेज कोई भी आप दुकान पर जाते हैं तो दुकान पर पैसा देते हैं तो सामान लेते हैं, उसे ही परचेज करते हैं, सामान्य भाषा में। लेकिन अकाउंट के दृष्टिकोण से, पढ़ने के दृष्टिकोण से वो नहीं हुआ। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि परचेज किसे कहते हैं और क्रय किसे कहते हैं, तो हम तो ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे भी साधारण भाषा में बता सकते हैं, लेकिन इसे लिखने के लिए देखेंगे तो बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल, बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल क्रय कहलाता है। बेचने के उद्देश्य से, बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल क्रय कहलाता है। बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल क्या कहलाता है, क्रय कहलाता है, ठीक। क्रय मतलब परचेज कहलाता है।
दो प्रकार के परचेज होते हैं इसमें भी, जैसे क्रेडिट परचेज और कैश परचेज। इसको भी दो प्रकार में देखते हैं, एक होता है क्रेडिट परचेज, एक होता है उधार क्रय। क्रेडिट परचेज, एक होता है कैश परचेज। मतलब एक होता है उधार उधार मतलब परचेज, उधार क्रय, एक होता है नकद क्रय। नकद क्रय मतलब अगर खरीदते हैं कोई सामान तो उधार भी खरीद सकते हैं और पैसा भी देकर खरीद सकते हैं। परचेज दो तरह का कर सकते हैं, बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल क्रय कहलाता है। इसे दो उधार भी कोई चीज़ हम ले सकते हैं, मतलब हम भविष्य में मतलब बाद में हम तुमको पैसा देंगे या पैसा देके भी ले सकते हैं। ठीक, अब देखेंगे विक्रय। विक्रय 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 सेल। सेल हम लोग लिखेंगे एक लाइन में, जब किसी व्यवसाय में कोई माल, जब किसी व्यवसाय में कोई माल बेचा जाता है उसे विक्रय कहते हैं। विक्रय कहते हैं। ठीक है, इसको भी दो प्रकार में ले लेते हैं। बहुत सी चीज़ उधार में बेचा जाता है, बहुत सी कैश में भी बेचा जाता है। तो भाई क्रेडिट सेल हो जाएगा। क्रेडिट सेल नहीं हो जाएगा कैश सेल। तो उधार विक्रय, नगद विक्रय, विक्रय विक्रय उधार विक्रय और नगद विक्रय। हम लोग क्रय देख लिए और विक्रय देख लिए, और क्या बचा है? वही क्रय वापसी और विक्रय वापसी। क्रय वापसी विक्रय वापसी में ज़्यादा कुछ नहीं है। क्रय वापसी होता है जब किसी व्यापारी द्वारा खरीदा गया माल किसी कारणवश, जब किसी व्यापारी द्वारा कोई माल खरीदा गया है और किसी कारणवश उसे रिटर्न किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? क्रय वापसी। या जब किसी व्यापारी द्वारा बेचा गया माल किसी कारण वापस आ जाता है तो उसे विक्रय वापसी कहते हैं। उसे सेल्स रिटर्न करते हैं। ठीक, उसे सेल्स रिटर्न करते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस हम लोग देखेंगे, व्यवसाय में आय अर्जित करने के लिए खर्च की गई राशि व्यय कहलाती है। क्रय वापसी आप समझ जाइए, विक्रय वापसी समझ। सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न मतलब अगर कोई सामान बेचे हैं किसी कारणवश वो वापस आ जाए। ठीक, कोई सामान बेचे हैं तो कारणवश वापस आ जाए उसे विक्रय वापसी कहते हैं। और कोई सामान खरीदे हैं, ठीक, और किसी कारणवश तो वापस कर दीजिए तो क्रय वापसी कहते हैं। ठीक, वही चीज़ लिख लेंगे। परचेज रिटर्न में तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा। परचेज एक लाइन में लिख लेंगे, परचेज रिटर्न को जिसे क्रय वापसी कहते हैं, जब किसी व्यापारी द्वारा खरीदा गया माल किसी कारणवश व्यापारी द्वारा खरीदा गया माल किसी कारणवश वापस कर दिया जाता है। उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न में जब किसी व्यापारी द्वारा बेचा गया माल किसी कारणवश वापस आ जाता है वापस आ जाता है उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। ये दोनों हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। व्यय, और हम लोग को कितने नंबर देखना है?
खर्च एक्सपेंसिव व्यवसाय में आय अर्जित करने के लिए खर्च की गई राशि को व्यय कहते हैं। व्यय जिसे हम एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। व्यय 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 के बारे में लिख लेंगे एक लाइन में। व्यवसाय में आय अर्जित करने के लिए खर्च की गई राशि व्यय कहलाती है। व्यय को भी दो प्रकार में बांटते हैं, आयगत व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे की कक्षा में हम लोग देखेंगे। खरीदे बट्टा मतलब एक लास्ट बट्टा डिस्काउंट, जैसे कोई भी सामान अगर बेचते हैं तो उसमें कई प्रकार के हम लोग बट्टा देते हैं सामान को, मतलब ग्राहक को बेचने के उद्देश्य से, ग्राहक को मतलब अपनी ओर अट्रैक्टिव करने के लिए और सामान में 10% 5% इस तरह का बट्टा देते हैं। बट्टा तक हम लोग देख लिए, 12 तक देख लिए, उसको ज़्यादा लिखना नहीं है, उसको समझ जाइए। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट आप रोज के दिन में सुनते हो। आज की कक्षा हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। अगर आप लोग को मेरी कक्षा अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और किसी प्रकार का सुझाव हो आप लोग को, किसी टॉपिक को अगर पढ़ना हो या ना समझ में आए तो आप ज़रूर कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आया, हमें क्या समझाना चाहिए, हमें किस तरह सुधार करना चाहिए, ये चीज़ हमें समझ में आए। और किसी प्रकार की आपको जानकारी हो तो कमेंट में ज़रूर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह कक्षा हम कंटिन्यू रखेंगे। आप लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेट मिलता है। और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि जो बच्चे अभी जो अकाउंट की कक्षाएं करना चाहते हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, अभी नए 11th में एडमिशन लिए हैं और कॉमर्स उनके लिए नया है, तो वो घबराए नहीं। केवल मेरे कक्षाएं अभी तो बेसिक्स कक्षाएं चला रहे हैं। अभी आप बेसिक अकाउंटेंसी देखें कि अकाउंटेंसी का उदय कैसे होता है, अकाउंटेंसी का शब्दावलियाँ जो होती है वो आप लोग देखें। आगे कक्षा में हम लोग इसके और भी टॉपिक्स देखेंगे और पूरे अकाउंटेंसी को हम इस चैनल पे पढ़ाएंगे। 11th 12th सारे, ठीक। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, अगर मेरा कक्षा है आप लोग पसंद आएगा तो आपके अनुसार हम लोग अलग सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और इंटरप्रेन्योरशिप। पूरे कॉमर्स की कक्षा आप लोग को इस चैनल पे मिलेंगे। इसीलिए लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन